नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। आज एक बड़ी खबर आई कि जंतर मंतर पर जो गालीबाज थे, उनमें जो सबसे ज्यादा बदनाम गालीबाज थी, या फिर कहें कि सबसे ज्यादा जो वायरल हुई थी, उस लड़की के खिलाफ नोएडा में एक जीरो एफआईआर हो गई। क्योंकि ये मामला दिल्ली का था, तो इसीलिए जीरो एफआईआर हुई। और उसके बाद उस लड़की का एक वीडियो भी सामने आता है, जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आ रही है। हालांकि जब से ये वीडियो वायरल हो रहा था, बाकी लोग माफी मांग रहे थे और ये लड़की फरार चल रही थी या छुपी हुई थी। अब जब एफआईआर होती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी के तथाकथित नकली नेताओं ने, जिसमें सौरभ दास और अभिजीत दीप के प्रमुख हैं, इन्होंने कहा कि गाली देना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इसलिए गाली देने के ऊपर आप किसी के खिलाफ एफआईआर कैसे कर सकते हैं? यानी किसी भी व्यक्ति को गाली देकर उल्टी सीधी बातें करने, अश्लीलता फैलाने, भद्दी भद्दी टिप्पणियां करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस को या समाज को यह अधिकार नहीं है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सके या कार्रवाई कर सके। और यही बात कही सौरभ दास ने। उसे कहा सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? अभिजीत दीप के कहता है गाली देना बुरा हो सकता है, लेकिन आपराधिक कृत्य नहीं कि जिसके लिए सजा दी जा सके। तो क्या ये केजरीवाल के चेले ये कहना चाहते हैं कि जब भी आपको अगली बार मौका मिले, तो इनको या इनके ये आकाओं को आप दिल खोलकर गालियां दे सकते हैं, इनके माता पिता को अपमानित कर सकते हैं? क्या ये मांग कर रहे हैं कि इन सबके विपक्षी नेताओं के खिलाफ जनता ये रुख अपनाए? या फिर ये इस देश की युवा पीढ़ी को ये छूट दे रहे हैं कि गाली देना बुरी बात नहीं है, आप खुलकर गाली दे सकते हैं और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि दिल्ली में जो संसद मार्च के दौरान जो कुछ तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस वालों की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसमें जो क्रिमिनल रिकॉर्डधारी पकड़े गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो छात्र हैं, कम उम्र के हैं, उनको छोड़ दिया जाए। इस पर भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा दिए थे, सरकार की वादा खिलाफी पर सवाल उठा दिए थे। ये कह रहे थे कि भाई सरकार अपने वादे से मुकर कैसे सकती है। लेकिन ये भूल गए, जब कोई अपहरण होता है, कोई हाईजैकिंग होती है, तो जो अपहरणकर्ता या अपराधी होते हैं, उनकी मांगों को फौरी तौर पर मांगकर किसी तरीके से मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। और एक बार जैसे ही स्त्रियां कंट्रोल में आती हैं, उन सारी मांगों को न मानना ही समाज के हित में होता है। अब इसको लेकर जंतर मंतर पर आयशा की वो लड़की पहुंच गई है, जो अनशन करने का नाटक जंतर मंतर पर करती रही। सवाल ये उठता है कि अगर वो 20-22 दिन तक अनशन करती रही, तो फिर रोजाना वो लंबा लंबा भाषण कैसे दे रही थी? क्योंकि जिन लोगों ने कभी अनशन किया है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव आपके बोलने की शक्ति की क्षीणता का होता है। अगर आप 8-10 दिन खाना नहीं खाते हैं, तो ज्यादा देर ज्यादा तेज आवाज में आप बोलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से बहुत बड़ा दर्द, पीड़ा हो रही है, खिंचाव सा हो रहा है। वो कह रही है कि सरकार ने वायदा किया था कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर ये हिस्ट्री सीटर छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है? यानी वही बात जो सीजेपी के बाकी नकली नेता कर रहे हैं, वही बात कम्युनिस्ट पार्टियों के छात्र नेता कर रहे हैं। और वही बात इस देश का सबसे युवा छप्पनी छोरा कर रहा है, यानी इंदिरा का पोता, राजीव का बेटा और सोनिया का लाल। वो भी कह रहा है कि जो पैलेट गन्स चले गए, वो अमित शाह ने चलवाए थे। दूसरी तरफ रिटायर्ड पुलिस वालों का एक संगठन सामने आता है। वो कहते हैं कि पुलिस की एक एसओपी होती है और उसमें ये सब करना पुलिस वालों की जो वहां पर टीम होती है, जो इंचार्ज होते हैं, उनके हाथ में होता है। किरण बेदी भी सामने आ गई, उन्होंने भी कह दिया कि भाई इसमें गृह मंत्री का या ऊपर के किसी आदमी का, डीजीपी का भी कोई रोल नहीं होता है। फ्रंट पे उस समय जो परिस्थितियों के सामने जो अधिकारी होता है, ये उसका निर्णय होता है कि स्थितियों को कैसे काबू में किया जाए।
क्या ये सब पैलेट गन चलाने से रुकेगा या वाटर कैनन से रुकेगा? वो स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी है कि वो किसी की मानता ही नहीं है। और ये जो गालीबाज है, ये लगता है कि राहुल गांधी से ही प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का इतिहास रहा है कि वो किसी के भी खिलाफ कितनी भी अपमानजनक बात करके बाद में जब कोर्ट में केस फंसता है तो माफी मांगकर बचने की कोशिश करता है। हालांकि एक मामले में उसको सूरत कोर्ट ने सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा, लेकिन भारत के एक सीजीआई ने अपने पिता पर किए गए कांग्रेस के जो एहसान थे उनका बदला चुकाने के लिए राहुल गांधी को उस सजा से माफ कर दिया, यानी सजा को सस्पेंड कर दिया। उसका नतीजा है कि आज राहुल गांधी भारत का नेता प्रतिपक्ष बना हुआ है लोकसभा में। देश विदेश में घूम घूम कर भारत को बदनाम करने की, भारत को अपमानित करने की तमाम कोशिशें करता नजर आता है। और आसानी से जब कहीं फंसता है तो माफी मांगकर निकल जाता है। वही सब कुछ ये कॉकरोच यानी तिलचट्टे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो कॉकरोच हैं जिन्होंने गालीबाजी की, जिन्होंने अशिष्टता की, जिन्होंने भद्दे भद्दे मजाक बनाए, जिन्होंने लगातार महिलाओं का अपमान किया, क्योंकि गालियां अगर पुरुष दे या महिला, टारगेट तो महिला ही होती है। और बाद में जब इन्हें लगा कि अब मामला खत्म हो गया है, जनता उनके वीडियो देख रही है, उनके परिवार को आकर पड़ोसी टोक रहे हैं कि भाई ये तुमने क्या बच्चे पैदा कर दिए हैं, इनकी परवरिश पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये कौन से स्कूल में पढ़े थे। अब उन स्कूलों को भी शर्मिंदगी हो रही है ये बताने में कि ये गालीबाज, ये अशिष्ट, ये बिगड़े हुए बच्चे उनके स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। उन टीचर्स को शर्मिंदगी हो रही है कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि इन टीचरों के पढ़ाए हुए ये होनहार, ये कोहिनूर हैं जिनके समर्थन में आज सीजेपी खड़ी हुई है। लेकिन सीजेपी को हम एक बात कह देना चाहते हैं कि अब आपने जब कह ही दिया है कि गाली देना अपराध नहीं है, तो याद रखना इस देश की जनता, जो दूसरे युवा हैं, वो ऐसी बातों को याद रखते हैं और तुम्हें गालियों का जवाब गालियों से ही मिलने वाला है। अब ये जो गालीबाजी का, तुम गाली को क्रांति का हथियार मानकर बैठ गए हो, और जैन जी, जिसमें जैन जी का मतलब जैन होता है, लेकिन तुम्हारी नजर में जैन जी का मतलब है जी यानी गालीबाज। ये जो गालीबाज पीढ़ी है, आप इसको हथियार बनाकर देश की सत्ता को उथल पुथल करना चाहते हो, विदेशी ताकतों के मंसूबों को पूरा करने में जुटे हुए हो। क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा था कि ये जो सीजेपी वाला पूरा का पूरा खेल है, इसमें विदेशी फंडिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि तीन किरदार इसमें सबसे मेन है। एक है सोनम वांगचुक, जो वहां पर अनशन करने के लिए बैठता है, उसके खिलाफ विदेशी फंडिंग के तमाम मामले चल रहे हैं। दूसरा है अभिजीत दीपके, जिसको अमेरिका से भेजा ही इसलिए जाता है। और तीसरा है सौरभ दास, जिसने तमाम विदेशी फंडिंग ले रखी है। ये सारा रिकॉर्ड इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसके अलावा आशुतोष राका, ये भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। फिर इन सब के पीछे जो एक मंडली बैठी हुई थी, वो तो बहुत पहले से विदेशी फंडिंग लेकर इस देश के खिलाफ साजिश करने के लिए बदनाम है। जो तिहाड़ियों का गैंग है, संजय तिहाड़ी, मनीष तिहाड़ी, केजरी तिहाड़ी, ये तो बहुत सालों से फोर्ड फाउंडेशन से लेकर सीआईए से तमाम संस्थाओं से फंडिंग लेकर ही इन्होंने अपनी कैरियर शुरू किया और आगे बढ़ाया है। अरुंधति राय जैसे लोग हैं, रवीश कुमार टाइप के प्रपंचकारी हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन पत्रकारों पर ही, पत्रकारों के खिलाफ मॉब लिंचिंग कराने के लिए ही लोगों को भड़काते हुए, उकसाते हुए नजर आते हैं। यानी इस पूरे खेल में विदेशी फंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। और इसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि एफसीआरए के ऊपर सरकार जो कानून सख्त कर रही है, उसकी वजह से बिलबिलाकर ये सारे के सारे लोग कॉकरोच बन गए और कॉकरोच बनकर तमाम ऐसी हरकतें करने लगे जो सीधे तौर पर अपराध के दायरे में आती है।
अब ये जो कॉकरोच सोच रहे हैं कि हमने लाइमलाइट तो पाली, अब माफी लेकर बच जाएंगे, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि समाज ऐसी चीजों को माफ नहीं करता है। अब ये जब भी अपने गली मोहल्ले से निकलेंगे तो इनको गालीबाज कहकर ही पुकारा जाएगा। इनके वो वीडियो लोगों को याद आएंगे जो इन्होंने बनाए थे वायरल होने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐसे सभी वीडियो को हटाने का आदेश धीरे धीरे करके जा रहा है सभी प्लेटफॉर्म्स को। उनके माँ बाप को भी समाज को ये हिसाब देना पड़ेगा कि इन गालीबाज बदतमीज बच्चों को उन्होंने किस तरीके से इतनी छूट दी कि वो इस हद तक गुजर गए। हालांकि कुछ नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। अरुंधति राय कहती है कि उसने तो हिंदी सीखी ही गालियों से है। वो अपने बाप को एक गाली के नाम से पुकारती थी। महुआ मोहित्रा कह रही है कि इसमें क्या गलत है, गाली देना गुस्से में हो जाता है। मतलब ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं जिससे युवाओं में ये संदेश जाए कि वो गाली देकर आपस में जो खुद को कूल मानते हैं, अब ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे वो अपना फंडामेंटल राइट समझकर किसी को भी कैसी भी भद्दी भद्दी गाली देकर अपमानित कर सकते हैं। उनका कोई बाल बांका नहीं होगा। सीजेपी के नेता उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, विपक्ष के नेता उनके पक्ष में खड़े हुए हैं और कपिल सिब्बल जैसा लाखों रुपए की फीस लेने वाला वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन इस देश के तमाम नागरिकों को जो इस संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसको अपनाते हैं, सदाचार के उपासक हैं, उन सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन गालीबाजों को इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता है। इन गालीबाजों को इनके किए की सजा तो दिलाकर ही मानना पड़ेगा। आप सबका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।